हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो चलिए, हमारे साफ 2018 का प्रश्न पत्र विश्लेषण कर रहे थे हम लोग, उसका ये अगला भाग है और प्रश्न नंबर है 30। चलिए शुरू करते हैं। भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध इनमें से किसने वहाबी आंदोलन का सूत्रपात किया था जी? भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध इनमें से किसने वहाबी आंदोलन का सूत्रपात किया था? वहाबी आंदोलन के बारे में पूछा गया है, पहली बात। दूसरी बात, ये तो इतिहास से समझ में आ जा रहा है आप सबको, लेकिन शासन कौन सा चल रहा है जी? ब्रिटिश शासन, ठीक है ना। तो ब्रिटिश शासन है वहाबी आंदोलन, ठीक है। तो चलिए समझते हैं वहाबी आंदोलन क्या है, ठीक। चलिए, तो देखिए जी, यहाँ पर हम देख सकते हैं 1857 के बाद का विद्रोह, और 1857 के बाद के विद्रोह में है जी यहाँ पर वहाबी विद्रोह दिया है, यानी कि वहाबी आंदोलन यही 1830 से 1860 के बीच होता है ना। पटना बिहार क्षेत्र में यह होता है जी वहाबी आंदोलन, और इसके नेतृत्व करता होते हैं सैयद अहमद बरेलवी। देखिए, आपके जो प्रश्न हैं उसमें ऑप्शन है, उसमें सैयद अहमद खां दिया है, लेकिन वही जो है ना, क्या है, सैयद अहमद बरेलवी हैं इसके नेतृत्व करता, ठीक है। कारण विशेष कुछ दिया नहीं है, देखिए यहाँ दिया है व्यापम साफ 2018 के पेपर में यही प्रश्न पूछा गया है। दूसरा है आपका नील विद्रोह। आप सभी 1857 के बाद के जो सभी विद्रोह उसको देख लेते हैं आप लाइन से, है ना। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये सभी परीक्षाओं की दृष्टि से। देखिए, लगातार पीएससी में आया हुआ है, यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं लगातार। तो इस तरह से हमको टॉपिक ढूंढना है जी, है ना, कि कहाँ से हम पढ़ें चीज़ों को, क्या क्या को पढ़ें, क्या क्या को छोड़ें, इन सब चीज़ के बारे में यहाँ से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ना। तो दूसरा है नील विद्रोह, आपका कब से कब तक है? 1859 से 60, ठीक है। स्थान है बंगाल, नील विद्रोह होता है बंगाल में। इसके नेतृत्व करते हैं दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास, ठीक है। दीनबंधु मित्र ने अपने नाटक नील दर्पण में इसका उल्लेख किया है। इसमें क्या है? नील दर्पण में उल्लेख है, नील विद्रोह का उल्लेख नील दर्पण में, ठीक है। नाटक है ये जो बुक है वो नाटक है, और दीनबंधु इसके रचयिता हैं। अगला है कूका विद्रोह, कूका आंदोलन, ठीक है। यहाँ पर व्यापम से आया है प्रश्न। 1872 में होता है कूका, पंजाब में कूका। भगत जवाहरमल और राम सिंह होते इसके नेतृत्व करता। सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों और अंधविश्वास को दूर करने, है ना, धर्म को शुद्ध करने के लिए आंदोलन, यानी कूका विद्रोह जो है धर्म को शुद्ध करने के लिए, धर्म सुधार के लिए चलाया गया था कूका। पंजाब में भगत जवाहरमल और राम सिंह इसके नेतृत्व करता है। अगला है दक्कन कृषकों के दंगे, 1874 में होता है दक्कन में। दक्कन मतलब ये देखिए, ये हमारा भारत है, तो ये वाला जो क्षेत्र है वो दक्कन है, ठीक है। खास करके दक्षिणी क्षेत्र को दक्कन कहते हैं, दक्कन का पठार। दक्कनी किसानों के द्वारा दक्कन कृषकों का दंगा हुआ था। अलीगढ़ विद्रोह होता है 1875 में उत्तर प्रदेश में। सर सैयद अहमद खां इसके क्या हैं? ओके, सर सैयद अहमद खां, है ना, इसके नेतृत्व करते हैं जी। अगला है आपका अलीगढ़ विद्रोह, है ना, सर सैयद अहमद खां। देखिए यहाँ भी है सर सैयद अहमद खां, ध्यान रखना है। वहाँ पर क्या दिया था इनका नाम? सैयद बरेलवी दिया था, है ना। यहाँ पर सर सैयद अहमद खां, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। वहाबी आंदोलन के भी कौन है? सर सैयद अहमद खां, ठीक है। उत्तर प्रदेश में ये आंदोलन होता है 1875 में, अलीगढ़ आंदोलन। रंपा विद्रोह होता है 1879-80 में। कब होता है? 1879-80 में रंपा विद्रोह आंध्र प्रदेश में होता है। सीताराम राजू इसके नेतृत्व करता। कोया विद्रोह 1879-80 में ही होता है, आंध्र प्रदेश में ही होता है, लेकिन इसके जो नेतृत्व करता है टोम्पा सोरा है जी, टोम्पा सोरा। कोया टोम्पा ऐसा
थोड़ा कनेक्शन बना लेना है ना। इधर रंपा राजू, रंपा राजू, कोया सोरा, कोया सोरा, रंपा राजू याद रहेगा। मुंडा विद्रोह होता है 1893 से 1900 के बीच झारखंड में। बिरसा मुंडा मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टर हैं जी इतिहास में। अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय छोटा नागपुर के पठार के क्षेत्र में यानी झारखंड में बिरसा मुंडा के द्वारा मुंडा विद्रोह किया जाता है। ताना भगत 1914 में होता है ताना भगत का विद्रोह छोटा नागपुर के पठार के क्षेत्र में। जतरा उरांव, बलराम भगत, गरुक्षी तड़ी भगत, विष्णु भगत, ये सब भगत बंधु हैं, इस आंदोलन में शामिल होते हैं। और यह आंदोलन 1914 ईस्वी में बिहार से शुरू हुआ था। ठीक है, बिहार से शुरू होता है ये ताना भगत। चलिए अगला देखते हैं। एका आंदोलन क्या है? एका आंदोलन 1921-22 ध्यान रखना है। 1921-22 में ही दयाराम साहनी, राखालदास बनर्जी ने हड़प्पा सिंधु सभ्यता की खोज की थी। तो एका आंदोलन उसी समय का है जब खुदाई चल रही थी उधर, तो उधर संयुक्त प्रांत तरफ क्या चल रहा था? एका आंदोलन। मदारी, पासी एवं सहदेव इसके नेतृत्व करते। अत्यधिक लगान वृद्धि और गैर कानूनी रूप से खेतों का छीना जाना इसका प्रमुख कारण था। इस विद्रोह को पटवारी में आया हुआ है। मोपला विद्रोह जी केरल में होता है 1921-22 में ही सिंधु सभ्यता की खुदाई के समय। अली मुदलियार है मोपला विद्रोह के नेता। और मोपला किसानों, मुस्लिम से कृषकों द्वारा हिंदू जमींदारों के विरुद्ध, मुस्लिम कृषकों के द्वारा जमींदारों है ना हिंदू जमींदारों के विरुद्ध ये आंदोलन किया गया था, मोपला आंदोलन। अगला है आपका तेभागा आंदोलन 1946-50 के बीच स्वतंत्रता के समय होता है तेभागा आंदोलन दक्कन के क्षेत्र में। कंपाराम और भवन सिंह इसके नेतृत्व करते हैं। लगान की दर में 50% की वृद्धि हो चुकी थी। इसी के खिलाफ ये तेभागा आंदोलन। तेभागा से अभागा याद रखना, अभागा से क्या याद रखना है? 50% की वृद्धि। पचास प्रतिशत की वृद्धि हो गई थी लगान में, तो अभागे लोगों पर ही कर का बोझ बढ़ता है ना। तो अब चलिए लोकेशन थोड़ा सा देख लेते हैं मैप में, है ना। लोकेशन में क्या है, हम चीज़ें याद रहती हैं। अभी तो यहाँ पढ़ लिया हमने, ठीक। तो यह लोकेशन जी, ये देखिए यहाँ अवध किसान आंदोलन, संयुक्त प्रांत यानी उत्तर प्रदेश एका आंदोलन भी उधर ही है, और अलीगढ़ आंदोलन, ये तीनों जो है संयुक्त प्रांत में है यानी कि उत्तर प्रदेश। पहले संयुक्त प्रांत हुआ करता था ये वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र मध्य प्रांत, ठीक है। इधर पंजाब और इधर क्या होता था, बंगाल, ये दक्कन का क्षेत्र था, ठीक। तो ताना भगत है ना, छोटा नागपुर का पठार था ये वाला क्षेत्र। मुंडा विद्रोह, वहाबी आंदोलन, ठीक है ना, बिहार में वहाबी आंदोलन, अलीगढ़ आंदोलन तो उधर हो गया। नील विद्रोह देखिए बंगाल का क्षेत्र है, और इधर है आपका तेभागा आंदोलन और पावना विद्रोह, ठीक है। दक्कन में है आपका कोया विद्रोह और रंपा विद्रोह, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सैयद अहमद खां, ठीक है, सैयद अहमद खां या सैयद अहमद बरेलवी, ठीक है, बरेलवी। चलिए अगला देखें। आदि शंकराचार्य ने निम्नलिखित में से किस दर्शन का प्रतिपादन किया? आदि शंकराचार्य ने निम्नलिखित में से किस दर्शन का प्रतिपादन किया? तो शंकराचार्य का आपको पता ही होगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन। इससे पहले वाला भी सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन था। तो इतिहास और दर्शन से इस तरह से डायरेक्ट क्वेश्चन भी बनते हैं, अद्वैतवाद, ठीक। अब इनके भी प्रतिपादकों को देख लेते हैं, कौन कौन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं, आते ही रहते हैं ये दर्शन के प्रश्न। तो देखिए यहाँ पर प्रमुख संप्रदाय और उनके प्रवर्तक दिए हुए हैं, है ना। मोस्ट इम्पोर्टेंट चार्ट है ये देखिए परीक्षाओं में आते ही रहते हैं, ठीक है।
तो देखिए शंकराचार्य शुरू में ही है, शंकराचार्य, ठीक है, शंकराचार्य अद्वैतवाद, ठीक। प्रश्न का उत्तर मिल गया। इनका संप्रदाय है जी स्मृति संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय है? स्मृति संप्रदाय, ठीक है। अगला है रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य जो है विशिष्ट द्वैतवाद श्री संप्रदाय के स्थापना करते हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर आप ऐसा याद रखना, राम जो है हमारे विशिष्ट देवता है तो विशिष्ट अद्वैतवाद। शंकर भोले जान रहे हैं अद्वैत माने कोई दूसरा नहीं है, बोल रहे हैं मेरे सिवा कोई दूसरा नहीं है, तो शंकर कौन होंगे? अद्वैत है वो। शंकर को ऐसे भी अद्वैत बोलते हैं हम लोग। राम जो है विशिष्ट है हमारे लिए, तो रामानुजाचार्य का विशिष्ट अद्वैतवाद। फिर उसके बाद माधवाचार्य आ गए। माधवाचार्य क्या बोलते हैं? द्वैतवाद। माधव से याद रखना है कृष्ण, और कृष्ण से क्या रखना है? राधे कृष्ण। राधे कृष्ण दो हैं, यानी कि दो नाम लिया जाता है, तो द्वैतवाद। ब्रह्म संप्रदाय इसका संप्रदाय है, माधवाचार्य जी का संप्रदाय है ब्रह्म संप्रदाय। वल्लभाचार्य आते हैं शुद्ध द्वैतवाद, पुष्टि मार्ग पुष्ट करते हैं वल्लभाचार्य जी। रुद्र संप्रदाय इन्होंने बनाया। भास्कराचार्य इनका है भेदा भेदवाद। भास्कराचार्य भाष्य भेदा भेदवाद, और कोई भी भाष्य नहीं है जी, ठीक है। गुरु नानक सिख संप्रदाय के निम्बकाचार्य हैं द्वैत भी है और अद्वैत भी है, दोनों हैं। तो निम्बकाचार्य में क्या रखना है? नीम को, ठीक है। तो नीम क्या होता है? नीम जो है जी वो कड़वा है, एक तरफ तो कड़वा है, वो एक तरफ तो कड़वा है और दूसरी तरफ क्या है? ये औषधि भी है। क्या है? नीम औषधि भी है। तो इस तरह से याद रहेगा कि निम्बकाचार्य जो है द्वैत भी है, यानी कि कड़वा है समझ लो, और अद्वैत भी है, औषधि भी है। तो द्वैतवाद इसका है निम्बकाचार्य। दादू दयाल, हाँ, निम्बकाचार्य के बारे में याद रखना, सनक संप्रदाय उनसे संबंधित है। उसके बाद है आपका दादू दयाल, ये दादू पंथ और विपुट्टल संप्रदाय चलाते हैं। हित हरवंश राधावल्लभ संप्रदाय से संबंधित है। चैतन्य महाप्रभु अचिंत्य भेदाभेद है ना, इनका वाद है, सिद्धांत है। गोसाई संघ हरिकीर्तन मंडल ये इसके संप्रदाय हैं जी, चैतन्य महाप्रभु जी का, ठीक है। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलेंगे अब। तो अगला प्रश्न है प्रश्न 32। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर एक चट्टान को तराश कर बनाया गया? देखिए एक चट्टान को तराश कर बनाया गया बोला जा रहा है। यहाँ पर एक चट्टान ध्यान रखना है, एक चट्टान, ठीक है, एक चट्टान की बात हुई है। एक चट्टान को तराश कर काट कर कैलाश मंदिर एलोरा, दशावतार मंदिर देवगढ़, पार्वती मंदिर कचना, या फिर जगन्नाथ का आपका जगन्नाथपुरी का मंदिर है। तो एक चट्टान को काट कर बनाया गया, यानी कि मंदिर से संबंधित ये क्वेश्चन है ना। और जान रहे हैं मंदिर से संबंधित क्वेश्चन में ये उत्तर इसका है जी कैलाश मंदिर। कौन सा है? कैलाश मंदिर, एलोरा का मंदिर, ठीक है। एलोरा अजंता पढ़े हो गए आपने, कहाँ ये? महाराष्ट्र में है। एलोरा और अजंता की गुफाएँ कहाँ हैं जी? महाराष्ट्र में तो है ना। तो चलिए इनके बारे में, इन गुफाओं और मंदिरों के बारे में थोड़ा सा जानकारी देख लेते हैं, ठीक। इसका उत्तर है कैलाश मंदिर एलोरा। तो यहाँ पर है कैलाश मंदिर के बारे में जी। कैलाश मंदिर जो है संसार में अपने ढंग का अनूठा वास्तु है ना। क्या चीज़ बोला गया है? अनूठा वास्तु, जिसे मालखेड़ स्थित राष्ट्रकूट वंश के नरेश कृष्ण प्रथम, इसने बनवाया है, कृष्ण प्रथम ने 753 ईस्वी में निर्मित करवाया। एलोरा जिला औरंगाबाद स्थित है ना, लैंड श्रृंखला में है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है आपका क्या मंदिर है? ये कैलाश मंदिर एलोरा का, ठीक है। ये अच्छे से देख सकते हैं यहाँ पर कैलाश मंदिर में
पत्थर को काट कर बना सुंदर स्तंभ है, ठीक है ना। तो ये जो मंदिर है एक पत्थर से बना है, ठीक है। एक पत्थर को तराश कर काट कर बनाया गया है। देखिए इसमें और बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए समूचे पर्वत को तराश कर इसे द्रविड़ शैली में, देखिए यहाँ पर दिया है, बाहर से मूर्ति की तरह समूचे पर्वत को तराश कर इसे बनाया गया द्रविड़ शैली में। लंबाई चौड़ाई दिया है, सब जरूरी नहीं है। केवल एक चट्टान को काट कर बनाया गया है। ये देखिए डायरेक्ट यहाँ पर यही सीधा छपा है, केवल एक चट्टान को काट कर बनाया गया है। इसका निर्माण ऊपर से नीचे की ओर किया गया है, ठीक है ना। ऊपर से बनते बनते नीचे गया है। निर्माण में अनुमानतः 40,000 टन भार के पत्थरों को चट्टान से हटाया गया, ठीक। 90 फुट ऊंचा मंदिर गढ़ा गया है इसको, और बहुत सारा चीज़ दिया है, ये सब देख लीजिए आप। चलिए हम एलोरा चलते हैं। एलोरा क्या है, एलोरा के बारे में जानते हैं थोड़ा। एलोरा की गुफाएं हैं ना। एलोरा की गुफाएं जो है वो प्राचीन भारत में हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म की गुफा मंदिर है। तो एलोरा की गुफाएं तीनों धर्मों से संबंधित, ये भी ध्यान रखना है आपको, हिंदू, बौद्ध और जैन। तो वेल्लूर नाम है इस जगह का, या एलोरा, वेल्लूर या वेरुल या एलोरा। एक पुरातत्वीय स्थल है भारत में, औरंगाबाद महाराष्ट्र से 30 किलोमीटर। राष्ट्रकूट वंश के शासकों द्वारा बनवाया गया है वेरुल। अपनी स्मारक गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है वेरुल। यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल है वेरुल। यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल है, ठीक है। देखिए गहराई में जाएंगे तो जाते जाएंगे, अब बस निकलते हैं यहाँ से, ठीक है। विश्व धरोहर स्थल आ गया, तो अब यहाँ पर विश्व धरोहर स्थल को नहीं देखेंगे। फिर भी कैलाश मंदिर गुफा 16 के चट्टान से ऊपर से लिया गया, ये जो चित्र आप देख सकते हैं। चलिए अगले मंदिर पर चलते हैं। देखिए है देवगढ़ का दशावतार मंदिर। यह एक विष्णु मंदिर है, पहली बात तो, ठीक है। एलोरा का जो गुफा था वो हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म तीनों संबंधित है, लेकिन ये देवगढ़ का दशावतार मंदिर एक विष्णु मंदिर है, उत्तर प्रदेश में है ना। भगवान विष्णु को समर्पित गुप्त काल में बना था। ये कौन से काल में, गुप्त काल में। गुप्त काल का ये अनूठा उदाहरण है ना। यहाँ भगवान के 10 अवतार के दर्शन कर सकते हैं, ठीक है। यही नहीं, मंदिर के द्वारा गंगा यमुना देवियों की नक्काशी की गई। पट्टी पर वैष्णव पौराणिक कथाओं की नक्काशी भी की गई, ठीक। तो ये याद रखना है इतना 10 अवतार मंदिर के बारे में। तो यह अगला मंदिर नचना का पार्वती मंदिर है ना, हिंदू टेम्पल है ये, ध्यान देना। पार्वती मंदिर है ना, मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। कहाँ है जी, मध्य प्रदेश में थे। देखिए हिंदू टेम्पल है ये, नचना कुथारा, पन्ना डिस्ट्रिक्ट, मध्य प्रदेश में, ठीक। इंडिया और सम ऑफ द अर्लीस्ट सर्वाइविंग स्टोन टेम्पल्स इन सेंट्रल इंडिया। तो मध्य भारत में जो मंदिरें उस समय निर्माण हो रही थी, उसमें से ये एक है ना मंदिर है, भुमारा एंड देवगढ़। द डेटिंग इज अनसर्टेन बट कंपेयरिंग देयर स्टाइल टू स्ट्रक्चर दैट कैन बी डेटेड, ठीक। तो नचना टेम्पल के बारे में बस इतना याद रखना है कि ये भी 5वीं 6वीं शताब्दी में बनाई गई, गुप्त शासनकाल से संबंधित है, और ये चतुर्मुखी टेम्पल है, ठीक है, 9वीं सदी में बनी। चलिए अगले स्लाइड पर चलते हैं। तो पुरी जगन्नाथ मंदिर के बारे में तो आप सब लोग कुछ न कुछ जानते ही होंगे, रथ यात्रा वहाँ का फेमस है ना। तो चलिए जानते हैं और अच्छे से गहराई से। हिंदू मंदिर है, जान गए, पुरी में है, उड़ीसा में।
भगवान जगन्नाथ यानी कि श्री कृष्ण को संबोधित किया है, जगन्नाथ उन्हीं को बोला जाता है। भारत के उड़ीसा में है तटवर्ती शहर पुरी में। जगन्नाथ शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है जगत का नाथ यानी कि स्वामी। इनकी नगरी ही पुरी कहलाती है। इस मंदिर को हिंदुओं के 4 धाम में से एक गिना जाता है जी। पुरी को 4 धाम में से एक गिना जाता है, ठीक। वैष्णव संप्रदाय का मंदिर है। विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। इस मंदिर का वार्षिक रथ यात्रा देखिए। इसमें मंदिर के तीनों मुख्य देवता भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और उनकी बहन सुभद्रा, तीन अलग अलग भव्य और सुसज्जित रथों में बैठकर होकर, है ना, स्थापित होकर क्या होता है, इनका विराजमान होकर नगर की यात्रा को निकलते हैं। पहले नील माधव के नाम से पूजे जाते थे जगन्नाथपुरी, नील माधव। इस तरह का भी प्रश्न बनने का चांस है, पहले क्या बोला जाता है। फिर अभी कुछ यहाँ पर जानकारियाँ दी गई है जी, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा है ना। बस इतना याद रखना है कि क्या याद रखना है इसमें से, और चैतन्य महाप्रभु, है ना, इस पंथ के संस्थापक गौड़ी वैष्णव संप्रदाय के लिए खास महत्व रखता है। और इस वंश के संस्थापक कौन है इस पंथ के? चैतन्य महाप्रभु। चलिए अगला प्रश्न है जी, प्रारंभिक वैदिक संस्कृति में इनमें से किसे सृष्टि का निर्माणकर्ता माना गया है? सृष्टि का निर्माणकर्ता, तो देखिए, एक तो होता है सृष्टि का निर्माणकर्ता और एक होता है भवन आदि का निर्माणकर्ता। तो सृष्टि का निर्माणकर्ता किनको माना गया? वो माना गया है आपका ब्रह्मा को। इन्हीं को क्या कहा जाता है? प्रजा का पिता यानी कि ब्रह्मा, यानी कि सृष्टि के निर्माणकर्ता, जन्मदाता। ठीक है, चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन तो बस इतना ही देखते हैं इसमें। अगला प्रश्न, इस राज्य के निम्नलिखित में से किस जनजाति का परंपरागत युवा गृह घोटुल कहलाता है? बहुत ही आसान प्रश्न है। कौन सा है? मुड़िया जो है इनके युवा गृह को घोटुल कहते हैं। ठीक है, तो चलिए अब घोटुल आया, देखिए घोटुल है एक किससे संबंधित प्रश्न है? जनजाति। कहाँ की? राज्य यानी छत्तीसगढ़ की जनजातियों से। तो देखिए यहाँ पर जनजाति और उनका युवा गृह, कौन कौन से जनजाति का कौन कौन सा युवा गृह है उसके बारे में पूरा डिटेल्स देख लेते हैं। चलिए, पहले मुड़िया या मुड़िया जनजाति जो कि गोंड की उपजाति है। घोटुल, यही डायरेक्ट क्वेश्चन है, घोटुल पूछा गया था। इसमें कुछ विशेष देख लेते हैं जी। घोटुल के जो सदस्य होते हैं उनके बारे में है। पुरुष सदस्य को बोला जाता है, घोटुल के पुरुष सदस्य को चेलिक बोला जाता है। ठीक, चेलिक बोला जाता है। पुरुष सदस्य के जो प्रमुख होते हैं उनको सिरेदार कहते हैं जी, सिरेदार। महिला सदस्य को मोटियारिन बोला जाता है। चेलिक पुरुष, मोटियारिन महिला। पुरुष सदस्य के मुख्य होता है सिरेदार और महिला सदस्य के मुख्य होती है बेलोसा। युवक युवतियों का सांस्कृतिक रूप से परिचय यहाँ पर करना होता है ना, परिचय सम्मेलन है एक तरह से। चलिए, उरांव जनजाति का धोमकुरिया। देखिए, उरांव जनजाति जो है वो एक बता दूं सबसे शिक्षित जनजाति है जी। हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे शिक्षित जनजाति कौन सा है? उरांव जनजाति। और शिक्षित है माने वो लोग क्या कर रहे हैं? धूम मचा रहे हैं। शिक्षित लोग क्या करते हैं? धूम मचाते हैं। जैसे कि आप लोग शिक्षित हैं ना, धूम मचा रहे हैं परीक्षाओं में, है ना, बेरोजगारी है फिर भी धूम मचाए हुए हैं हम लोग। धूमकुरिया उरांव का। तो उरांव जनजाति में जो धूमकुरिया होता है युवा गृह, वहाँ जो पुरुष सदस्य होते हैं उनको धांगर कहते हैं, धांगर महतो। उसके बाद है आपका बिरहोर है, बिरहोर से क्या समझ में आ रहा है? विरह। देखिए डायरेक्ट है विरह। और विरह के क्या होते हैं जी? विरह के गीत होते हैं। विरह के क्या गाए जाते हैं? गीत गाए जाते हैं। तो गीतियों ना बिरहोर जनजाति का युवा गृह है।
मारिया का रंग भंग, भारिया, सॉरी मारिया नहीं है, भारिया है, भारिया। तो भार भार से क्या समझ में आता है, भारत आ रहा है, भारत। और भारत क्या है, रंग बिरंगा देश है हमारा भारत। अलग अलग तरह की संस्कृतियाँ यहाँ बसती है, अलग अलग तरह के, है ना, खान पान, रहन सहन, भाषा, बोली, सारी चीज़ें अलग अलग हैं, रंग बिरंगी है हमारा भारत का संस्कृति जो है। तो भारिया से क्या याद रखना है, रंग भंग, रंग भंग इनका योगरी है। भुइयाँ जनजाति का योगरी है आपका घसरवाड़ा वासा। भुइयाँ यानी जमीन, और जो जमीन पर क्या बनता है, जमीन पर घर बनता है, घसर, घ और र है ना यहाँ पर, घसर र, घ स र, तो घर और र, घर। भुइयाँ पर, जमीन पर घर बनता है तो भुइयाँ पर घर, घसरवासा, भुइयाँ पर घर, घसरवासा, भुइयाँ जनजाति का योगरी है। परजा, परजा का आपका धांगा बक्सर याद रखना है, परजा का धांगा बक्सर, परजा का धांगा बक्सर, ठीक। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है जी, इस राज्य के बस्तर में दशहरा पर्व की रथ यात्रा के दौरान इनमें से किस देवी की विशेषकर पूजा की जाती है। तो आप लोग सबको पता है कौन सी देवी की पूजा की जाती है, दंतेश्वरी देवी की। और चूँकि बस्तर दशहरा यहाँ पर आ गया है जी, तो चलिए अब हम, क्योंकि अभी अभी बस्तर दशहरा का जो अंतिम काल आ चुका है ना, बस्तर दशहरा अभी अभी पूरा हो रहा है, चल रहा है। बस्तर दशहरा छत्तीसगढ़ में 75 दिनों का चलता है, तो लगातार न्यूज़ में है बस्तर दशहरा। तो चलिए हम बस्तर दशहरा को समझ लेते हैं और उसके बाद हम अंतिम और बढ़ेंगे वीडियो के इस प्रश्नों के बाद, ठीक है। चलिए बस्तर दशहरा, बस्तर दशहरा, चलिए जी बस्तर दशहरा को समझते हैं। देखिए बस्तर दशहरा शेष भारत से भिन्न है, ठीक है ना। शेष भारत में क्या होता है, बस्तर मतलब दशहरा में रावण का वध के प्रति, है ना, समर्पित है। जबकि बस्तर का दशहरा जो है ना, एक पूजा पद्धति है, ठीक। यहाँ पर श्रावण अमावस्या से लेकर आश्विन शुक्ल त्रयोदशी को समाप्त होता है, अर्थात 75 दिनों का रहता है, 75 दिनों तक चलता है। और ये 13 दिवस विभिन्न रस्मों के साथ हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। 75 दिन तो चलता है, साथ ही साथ ये 75 दिनों में 13 दिवस ऐसे रहते हैं जिसमें विशेष जो है रस्म निभाई जाती है। तो उन रस्मों को ही हमको पढ़ना है जी, ठीक है। उन रस्मों को ही पढ़ना है और वहीं से प्रश्न आते रहते हैं परीक्षाओं में। चलिए इसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी देख लें। तो प्रारंभ करते कौन है इसके, बस्तर दशहरा पुरुषोत्तम देव, 1408 से 1439, ठीक है। पुरुषोत्तम देव काकतीय है, ये काकतीय शासक। कुल अवधि कितना होता है, 75 दिन का होता है जी। और प्रमुख रस्म जो है 13 दिन तक चलता है, ठीक है। पाट जात्रा, पाट जात्रा प्रथम कार्यक्रम होता है, पाट जात्रा प्रथम कार्यक्रम क्या होता है, पाट यात्रा। प्रथम रस्म कौन सी निभाई जाती है, काछिन गादी की। अंतिम रस्म कौन सा होता है, मुरिया दरबार। ध्यान देना इस बार मुरिया दरबार में हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री, है ना, भूपेश बघेल जी शिरकत किए थे मुरिया दरबार में, ठीक। तुपकी एक प्रकार का वाद्य यंत्र है, प्रमुख वाद्य यंत्र है आपका, है ना, बस्तर दशहरा का। बस्तर दशहरा के दौरान इसको बजाया जाता है। तुपकी। पाट यात्रा, पहला क्या है, पाट यात्रा, पाट यात्रा। यह भारत दशहरा बस्तर दशहरा की प्रथम प्रथा है। इसमें लकड़ी की पूजा की जाती है, जिसमें रथ के निर्माण की जाती है, जिससे, ठीक है, लकड़ी की पूजा की जाती है जिससे रथ का निर्माण होना रहता है। लकड़ी लाने का दायित्व होता है अगरवरा, कचौरा, पाटी एवं राकेरा, ठीक है। चलिए
पादयात्रा में और भी चीज़ें दी गई है, उसको भी आप लोग जरूर ध्यान में रखिए। काछिन गादी, क्या है अगला? काछिन गादी। तो काछिन गादी, इसका अर्थ है काछिन देवी को गद्दी पर बैठाना या प्रदान करना, गद्दी प्रदान करना, काछिन गादी। ध्यान रखना है एक तथ्य यहाँ पर, बेलवुडों की कांटों से बनी होती है काछिन गादी की गद्दी, उनका पाल गद्दी, ठीक है। अवसर क्या है? आश्विन अमावस्या को काछिन देवी की महरा कन्या, इसकी समाहिका यानी कि जो वास्तव में बैठती है, वो कौन बैठती है? वास्तव में अब देवी देवता तो आते नहीं हैं, तो कौन रहते हैं? समाहिका। और कौन सी जनजाति से है? महरा जनजाति से, महरा कन्या। सॉरी, थोड़ा सा डिले हो गया। काछिन गादी हो गया। बस्तर दशहरा को निर्विघ्न में समाप्त करने की कामना का आशीर्वाद महारा समुदाय की इष्ट देवी है ना, काछिन गगुड़ी तक ले आती है। मिर्गान कुंवारी कन्या के ऊपर बस्तर दशहरा की प्रथम रस्म निभाई जाती है। उसके बाद आता है जी जोगी बिठाना। जोगी बिठाना क्या है? जोगी बिठाना मतलब होता है हलवा समुदाय। देखिए अब दूसरा समुदाय आ गया, हलवा समुदाय। यहाँ पर क्या था? महारा कन्या, काछिन गादी के रूप में उनको बिठाया जाता है। और उसके बाद आता है जोगी बिठाना। जोगी बिठाई में क्या करते हैं? 9 दिन तक व्रत साधना में बैठता है, हलवा समुदाय का कोई एक सदस्य होता है, ठीक। इसे ही जोगी बिठाई कहते हैं। सामान्यतः आमाबाद एवं परानी संघ के निर्मित अथवा उल्टू हलवा समुदाय के कोई एक सदस्य, ठीक है। उल्टा नहीं बैठाया जाता, ध्यान देना, मुँह से निकल गया था ऐसी। जोगी बिठाना माने, जोगी माने सीधी सी बात है पंडित साधु। तो यहाँ पर हलवा समुदाय को बैठाया जाता है। स्थान होता है सिरासार जगदलपुर में। कलश स्थापना होता है वहाँ पर। मुख्य रस्म 7 मांगुर मछली अर्पण की प्रथा यहाँ पर विद्यमान है जी, ध्यान रखना है। इसके बाद है आपका जोगी बिठाने के बाद रथ परिक्रमा। क्या है रथ परिक्रमा? मुंडा जाति द्वारा गौर लोक नृत्य किया जाता है यहाँ पर रथ परिक्रमा के तहत। उसके बाद जोगी उठाना, इसको और डिटेल में देख लेना जी, है ना। जोगी उठाना 9 दिन पूर्व बैठे थे जोगी, भी उनको भेंट प्रदान करते हैं और योग साधना से उठाया जाता है। फिर आता है आपका मावली प्रघाव। मावली प्रघाव जो है, इसका अर्थ है मावली देवी का स्वागत करना, ठीक है। तो इनके बारे में और डिटेल दिया है, उसको भी पढ़ लेना आप लोग, मैं यहाँ नहीं पढ़ते रह। भीतर रहनी बाहर रहनी जी, भीतर रहनी और बाहर रहनी। तो ये जो इनका क्रम भी याद रखना है, ठीक है। क्रम भी याद रखना है, पूरा क्रम से आपको याद रखना है। भीतर रहनी, बाहर रहनी, है ना। मुरिया दरबार आखिरी है, ठीक। मुरिया दरबार क्या है? अंतिम रस्म है, ठीक। जगदलपुर में राजा मुरिया दरबार का आयोजन करते हैं। चलिए।